चैप्टर के अंदर हम एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस जो है वो देखेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है और इसके अंदर हम डाटा हैंडलिंग से मुताल्लिक कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। everexams.com का ये लिंक और यहाँ पे आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अंदर जो है वो देखिएगा दो टाइप्स हैं। डार्क मोड में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं या लाइट मोड में पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपने फ़ोन साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास डाटा की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? ऑल नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, यानी आपने ऑब्जर्वेशन ली है, आपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है कुछ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी किया। रिमेंबर थिंग, ये मेजरमेंट से आपने नहीं लिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया। फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्शन करवाया, कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने प्रेसिपिटेशन जो है वो देखी, आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपस में मिक्स किया, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। गैस इवॉल्व हो सकती है, ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये ऐसा डाटा है जो कि सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है वो आ रहा है, इसमें आप कोई मेजरमेंट जो है वो नहीं ले रहे। सेकंड इज द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट्स एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद रैंडम एरर और अनसर्टेनिटीज। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके ज़रिए जो आपके पास डाटा आता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, यानी उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं। दिस इज़ द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करने में रैंडम एरर आ सकते हैं या अनसर्टेनिटीज़ जो है वो आ सकती हैं। एग्जांपल में हमारे पास है जी मैथ्स, आपने मैथ्स फाइंड किया, वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक के अंदर वॉल्यूम जो है वो मेजर कर रहे हैं। इसी तरीके से कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, पीएच वैल्यूज देख रहे हैं या एब्जॉर्बेंस इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये देख रहे हैं। सो की डिफरेंस जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वो कुछ यूं होगा कि क्वालिटी जो है वो आपको बताती है व्हाट काइंड, मींस क्वालिटी इंश्योर करती है, आपको ये बताती है कि ये क्या किस किस चीज से बना हुआ है। क्वांटिटेटिव, हाउ मच, यानी अगर एक कंपोनेंट है तो वो कितनी मिकदार में मौजूद है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। So this is the key difference between qualitative and quantitative data. अभी हमने बात की थी कि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर एरर्स आते हैं, रैंडम एरर्स आएंगे या अनसर्टेनिटीज आएंगे। एरर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज रैंडम एरर एंड द सेकंड इज सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर्स क्या आते हैं? इत्तेफाकी एरर्स होते हैं। Random errors occur due to the natural variability in the measurement process and can be caused by the factors such as limitation in measuring instrument, fluctuation in environmental condition or human limitations like reaction times. यानी ऐसे errors जो कि इत्तेफाकिया तौर पे आ सकते हैं या ऐसे errors जो कि कुछ limitations की वजह से जो है वो आपकी डाटा के अंदर जो है वो प्रीवेल कर सकते हैं। जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशन में फ्लक्चुएशन आ गई है या ह्यूमन लिमिटेशंस है। एग्जांपल्स में देखते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक स्लाइट वेरिएशन इन रीडिंग अ मेनिस्कस इन द बिरड। बिरड के अंदर आपने जो लिक्विड लिया हुआ है उसकी जो अपर सरफेस है उसको कहाँ से मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड द मेनिस्कस। अगर आप उसको आई लेवल के ऊपर जो है वो मेजर नहीं कर रहे हैं तो रैंडम एरर आ सकता है। स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द बैलेंस रीडिंग ड्यू टू द एयर करंट। आप वेट ले रहे हैं और आपने तेज पंखा चलाया हुआ है तो उससे भी जो है वो वेट पे असर पड़ सकता है। माइनर टेम्परेचर चेंजेस अफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स। आप रिएक्शन रेट जो है वो मेजर कर रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया। ह्यूमन रिएक्शन टाइम इन स्टॉपिंग अ टाइमर।
आप किसी चीज़ को किसी ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं और उसके लिए आप जो है वो स्टॉप वॉच लगाया हुआ, तो स्टॉप वॉच को रोकने में आपका रिएक्शन टाइम का एरर जो है वो आ सकता है। Characteristics of random errors unpredictable in magnitude and direction, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड और किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये टू हाई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी और बहुत कम भी हो सकता है। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स, बिल्कुल आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा और रहता ही रहता है, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिपीट ट्रायल्स। इफेक्ट प्रिसीजन बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेसी, प्रिसीजन को ये इम्पैक्ट कर सकता है बट एक्यूरेसी जो है ज़रूरी नहीं है कि उसको इफेक्ट करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और रिपीटेड होते हैं, और ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट। आपने ऐसा इक्विपमेंट ले लिया है जो कि फॉल्टी है, कैलिब्रेट नहीं हुआ, फ्लॉड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, आपने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया उसमें फ्लॉज हैं, या ह्यूमन मिस्टेक। सो ये ऐसे एरर्स हैं जो कि जब तक ठीक नहीं होंगे, आपके सिस्टम कैलिब्रेशन, आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या आपकी अपनी ह्यूमन मिस्टेक, तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला। दे ऑलवेज अफेक्ट results in the same direction. Uncalibrated balance that always reads 0.5 ग्राम टू हाई, आपने मयरिंग बैलेंस लिया हुआ है और उसको आपने टेयर नहीं किया हुआ, यानी ज़ीरो नहीं किया हुआ, या अनकैलिब्रेटेड हुआ हुआ है, तो हमेशा रीडिंग जो है वो ज़्यादा देगा। अब बिरोड विद इनकरेक्ट वॉल्यूम मार्किंग्स, आपने बिरोड ली हुई है और उसके ऊपर जो मार्क लगा हुआ है वो ही ठीक नहीं है। कंसिस्टेंटली रीडिंग द मेनिस्कस फ्रॉम अबव इंस्टेड ऑफ एट आई लेवल, आप हमेशा जो है एक ही लेवल पे देख रहे हैं और वहां से बिरोड की रीडिंग ले रहे हैं और वो ऊपर या नीचे से ले रहे हैं, तो ये भी चीज़ जो है वो सिस्टमैटिक एरर लेके आ सकती है। अगर आपने एनालिटिकल ग्रेड के रिएजेंट्स जो हैं वो नहीं ली हुई है, और आप एनालिटिकल ग्रेड से मुराद ये है कि हाईली प्योरीफाइड रिएक्टेंट्स आपने नहीं लिए, इम्प्योर रीजेंट्स ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी रीडिंग्स जो है वो वेरिएट आने वाली है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ग्लास वॉल्यूम्स नॉट अकाउंटेड फॉर, characteristic of the systematic errors consistent in magnitude and direction, always push the result in the same direction, cannot be reduced by taking multiple measurements, affect accuracy but not necessarily precision। अब ये accuracy को हिट करते हैं, precision पे जो है वो नहीं जाते हैं। results which are naturally deviating on multiple trials, random, सेम yielding systematic error through apparatus method issue consistent। so ये दो चीज़ें हैं जो कि अब हमने देखी हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को। अब हम बात करते हैं जी ग्राफिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो हमारे पास पहला जो ग्राफ आता है दैट इज द स्केच्ड ग्राफ, राइट, लेबल्ड है बट अनस्केल्ड एक्सेस है। They are used to show the qualitative trends such as variable that are proportional or inversely proportional, यानी ये हमें सिर्फ रिलेशनशिप बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज लॉ का ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर जो है हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक है जी प्रेशर और दूसरा है वॉल्यूम। प्रेशर को हमने एक्स एक्सेस पे रखा बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वॉल्यूम को जो है वो हमने वाई एक्सेस पे रखा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें एक कर्व मिल रही है। अब जो एक्सेस है उसमें कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो वो अनस्केल्ड है। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। सो एक इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं उनको स्केच ग्राफ कहते हैं। लेबल तो है बट अनस्केल्ड है, यानी कि वैल्यूज एक्स और वाई एक्सेस पे नजर नहीं आ रही। सो एक ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो बता रहे हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं बता रहे कि कितना प्रेशर मैं कम करूंगा तो कितना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। एक्सेस आर लेबल बट नॉट स्केल्ड विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज। नो ग्रिड लाइंस आर स्पेसिफिक टिक मार्क्स, ग्रिड लाइंस भी नहीं है, जिस तरह के आपके फेंट लाइन से पीछे से या बॉक्सेस बनते हुए नजर आते हैं और
आपको डॉट्स नजर आते हैं तो कोई टिक मार्क्स नहीं है, ना ही ग्रिड लाइंस है। फोकस इज ऑन द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन आर कर्व। सिर्फ हमने एक, हमारा जो फोकस है वो एक रिलेशनशिप पे है जो कि लाइन या कर्व की सूरत में आपको नजर आएगा। यूज टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप नॉट द प्रिसाइज वैल्यू। सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में हमें ये बताता है, वैल्यूज के बारे में जो है वो नहीं बता रहा। यूजेस ऑफ स्केच ग्राफ्स, जनरल रिलेशनशिप बताता है जैसे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का हमने देखा। हाउ रिएक्शन रेट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रिएक्शन रेट जो है वो कैसे चेंज होगा। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट भी देता है। टीचिंग फंडामेंटल रिलेशनशिप बिफोर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले हम एक रिलेशन देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि अगर हम एक फैक्टर को चेंज करें तो दूसरा किस तरह चेंज होगा। सेकेंड graph is the drawn graph. Drawn graph have the labeled and scaled axes and are used in the quantitative measurement to determine the physical quantities and precise relationship. पहला जो ग्राफ था उसमें हमने सिर्फ लाइन या कर्व को फोकस करना है और हमें सिर्फ एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप मिल जाएगा। बट ड्रॉन ग्राफ्स के अंदर जो है हमारे पास स्केल्ड एक्सेस होंगे, यानी वैल्यूज लिखी होंगी एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी, तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितनी वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कितना चेंज आता है। सो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मैयर होती हैं और एक प्रिसाइज रिलेशनशिप जो है वो हमें नजर आता है। बोथ एक्सेस आर लेबल्ड एंड स्केल्ड विद appropriate units. Grid lines and specific tick marks for the precise readings. Data points are plotted accurately according to the scale. यानी जो हमारे पास x और y एक्सिस के दरमियान जो है हम डॉट्स लगाते हैं और उन डॉट्स को आपस में मिला के लाइन या कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ये डॉट की वैल्यू क्या होगी। यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस। अब इनका जो यूज है वो कहाँ पे है। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन यूजिंग ए कैलिब्रेशन कर्व। अननोन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेटिंग द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कंसंट्रेशन टाइम डाटा। तो एक तरफ कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ टाइम, हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो टाइट्रेशन कर्व के अंदर जो है वो यूज करते हैं, हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पॉइंट डाटा। हम फ्रीजिंग पॉइंट का जो है डिप्रेशन वो कितना होता है उससे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द डाटा जो कि हमें ये बताता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, किस टेम्परेचर पे कितनी है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.19, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, देन 10 पे जो है वो 9997, फिर 9970। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। 4 पे मैक्सिमम होगी, जब जैसे जैसे हम लोअर द ऑर्डर आए 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो है वो फिर दोबारा डिक्रीज कर रही है। सो 4 पे मैक्सिमम हुई, उससे पहले भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाए डिक्रीज कर रही है और फिर टेम्परेचर कम करते जाए तब भी डिक्रीज हो रही है। लास्ट हमारा जी टॉपिक है कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्लोप बेसिकली है क्या। स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन केमिस्ट्री दिस कैन रिप्रेजेंट द रिएक्शन रेट, कंसंट्रेशन चेंजेस और अदर रिलेशन। तो ये आपको एक रेट ऑफ चेंज जो है वो बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। हम इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमने एक लाइन या ग्राफ लेनी है और उसके ऊपर दो पॉइंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद हम पहला जो स्टेप है कि इन पॉइंट्स को जो है वो हम लेबल कर लेंगे x1 y1 x2 y2, यानी x एक्सेस के साथ भी मिला देने ये पॉइंट्स और y एक्सेस के साथ भी मिलाने। फिर हमने देखना है दो वैल्यूज को माइनस करना है y एक्सेस के ऊपर, तो ये हमारे डेल्टा y आ जाएगा जो कि वर्टिकल चेंज होगी। उसके बाद हमने x एक्सेस पे जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, दैट इज डेल्टा x। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज होगी। देन हमने जो वर्टिकल राइज है उसको डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टल चेंज के साथ, तो हमें स्लोप मिल जाएगी। यहाँ पे आप पॉइंट जो है
फॉर एग्जांपल मैंने 1.2 रखा और यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, यहाँ पे मैंने 1.6 रखा एंड यहाँ पे 0.8 कर दिया, कैलकुलेट द स्लोप, तो मेरे पास स्लोप आ गया, दैट इज 0.75. सो सेम पैटर्न 0.125, 0.268, राइज मैंने कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 3, रन कैलकुलेट किया 4, तो 3/4 इज इक्वल टू 0.75. सो इस तरीके से हम एक जो स्लोप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, स्लोप जो है पॉजिटिव स्लोप भी हो सकती है, दैट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्स इंक्रीज करेंगे वाई इंक्रीज करेगा. नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है जी, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी एक्स इंक्रीज किया वाई डिक्रीज हो रही है. जीरो स्लोप, नो रिलेशनशिप, वाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड एक्स चेंजेस, तो जीरो स्लोप हो गई. स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप का मतलब है बहुत ज्यादा रैपिड चेंज आई है. जेंटल स्लोप मींस ग्रेजुअल चेंज आई है. In a concentration against time graph for the first order reaction, the slope of the line when plotting natural log of concentration against the time give the rate constant for the reaction. So this is the example जो कि इस टर्म में आ सकती है. राइट, इसका एक और फीचर मैं आपको बताता जाऊँ जी. यहाँ पे आप क्विक नेविगेशन के लिए डायरेक्ट उस टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं. देन आफ्टर दीज आर द की पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन है एंड द सिंबल्स जो कि यहाँ पे यूज किए गए हैं. तो यहाँ